सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ये लीजिए, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं। हम बात करने वाले हैं आज एक अलग सिस्टम को लेकर, यानी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का क्लास जो है 2-4 दिनों से क्लास ऑफ था, कहीं ना कहीं बिजी थे इसलिए। बाकी अब बिल्कुल ठीक है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए, तो एक बार आप सभी बच्चे लाइव आ जाएं। सबसे पहले तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, ताकि हम चीज़ों को आगे बढ़ा सके। और ग्रेड 1 का जो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का जो सिस्टम है, इसे हम पढ़ सकें। तो एक बार जल्दी से आप सभी आ जाएं। एक बार मैं क्लास को शेयर कर देता हूं आप तक, ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं। देखिए, यहाँ से अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं तो जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से चलिए सभी लाइव आ जाएं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है। अभी बिल्कुल नहीं करने वाले, एक सेकेंड रुक जाएं आप। चलिए बेटा, हाँ जी। तो स्टार्टिंग करें, आ जाओ। देखिए, सबसे पहले ये जो आरपीएससी में अपने पास ये एक विलियम वर्ड्सवर्थ का पोम है, वो कंप्लीट अपने सिलेबस में है और आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम द डैफोडिल्स है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक लेक पोइट के नाम से जाने जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट थे, नेचर लवर के, प्रकृति से इनको बहुत ज़्यादा प्यार था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये जो पोम लिखी गई थी द डैफोडिल्स, ऐसा माना जाता है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ट्यून में लिखी गई थी, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये एक सब्जेक्टिव ट्यून में लिखी गई थी। ऐसा क्यों? इट इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, उनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस पोम को लेकर। ऐसा कहा गया है कि ये अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ जा रहे थे, वहाँ पर इन्होंने डैफोडिल्स के फ्लावर्स देखे, और जब इन्होंने डैफोडिल्स के फ्लावर्स देखे तो उन्हीं फ्लावर्स को देखने के बाद देखकर ये घर पे आ गए। लेकिन जब ये घर पहुंचे तो उनको वापस उनकी जब याद आती है, उन याद में जब आई तो उन्होंने ये पोम लिखी है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, ये रोमांटिक एज के पोइट थे, और रोमांटिक एज की शुरुआत जो हुई थी वो इनका और साथ ही साथ एस.टी. कॉलरिज, दोनों का साथ में मिला हुआ एक क्रिएशन था, जिसका आपको नाम पता होगा, लिरिकल बैलेड। 1798 की बात है। 1798 लिरिकल बैलेड के साथ ही रोमांटिक एज की स्टार्टिंग होती है, और लिरिकल बैलेड एस.टी. कॉलरिज और साथ ही साथ विलियम वर्ड्सवर्थ का साथ में लिखा गया सामूहिक एक क्रिएशन था। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? इसके बाद यहाँ अगर मैं बात करूँ तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म होता है, इनका जन्म ऑलमोस्ट 1770 से 1850, 80 ईयर्स तक इनका ये कार्यकाल रहा था। और 1798 यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया था, लिरिकल बैलेड लिख दिया था, और यहीं से रोमांटिक एज की स्टार्टिंग होती है। एक एक मुद्दे पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। एक बार आप जल्दी से थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इनकी जो बात है उसी की बात करूँगा। यहाँ पर इनकी बॉर्न की अगर मैं बात करूँ तो 1770 से लेकर 1850 तक था, और याद रखें कि 1798 में इनका एक क्रिएशन का लिरिकल बैलेड, क्या था भाई मेरे, लिरिकल बैलेड था। और ये किस किस का था, ध्यान रखें, एस.टी. कॉलरिज और एस.टी. कॉलरिज के साथ साथ विलियम वर्ड्सवर्थ, इन दोनों का मिक्स में था। और लिरिकल बैलेड यानी कि 1798 से ही किसकी स्टार्टिंग होती है, रोमांटिक एज की स्टार्टिंग होती है। किसकी होती है, रोमांटिक एज की स्टार्टिंग होती है। एज और रोमांटिक पीरियड्स ये अपना सेकेंड ग्रेड के अंदर दिया हुआ है। सेकेंड ग्रेड के लाइव है रिकॉर्डेड, भाई लाइव है क्लास, ठीक है, लाइव क्लास है। MGGSS वालों की क्लासेस है, वो पूरी की पूरी आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है। प्रीमियर लगे हुए हैं आपके, क्या कहते हैं, जो पेड क्लासेस थे उनकी, क्योंकि MGGS के लिए बेटा क्लास लेने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लासेस चल रही है। तो उनको मैंने इस तरीके से वहाँ पर क्लास दे दी। आप आराम से जो भी है सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं।
उन क्लासेस के अंदर जो ग्रामर है कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप घबराए नहीं। मेन जो रीट का एग्जाम था उसमें भी बाहर नहीं गया था, तो वो जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो उसके पास अभी मेरे पास समय नहीं है ताकि मैं क्लास दे सकूं। हाँ जी बिल्कुल डेली। तो यहाँ से आप देखिए 1798, अब बड़े प्यार से ध्यान शांति से सुने आप ना। विलियम वुड्सवर्थ नेचर पोइट थे, प्रकृति के बारे में इन्होंने लिखा था। इनके की लिहाज से प्रकृति का देखने का जो तरीका था इनका वो बिल्कुल डिफरेंट था। ही लव्स, वह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बेटा। ही लव्ड अ लॉट ऑफ, नेचर से वो बहुत प्यार करते थे। नेचर की खूबसूरती को देखना चाहते थे, नेचर की जो खूबसूरती थी उसके बारे में लिखा करते थे। तो रोमांटिक एज, ये रोमांटिक एज वो वाला रोमांस वाला रोमांटिक एज नहीं है, ये प्रकृति के प्रति रोमांस है, प्रकृति के प्रति रोमांटिक एज है। और याद रखें रोमांटिक एज के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम सबसे पहले आता है। इस पोएम के अंदर ये कहते हैं कि द डैफोडिल्स, इस पोएम का नाम है। डैफोडिल्स का मतलब होता है डैफोडिल्स के फ्लावर्स, डैफोडिल्स के फूल। फुल ऑफ इमेजिनेशन से ये पोएम भरी हुई है, कल्पना से ये पोएम भरी हुई है। काफी ज्यादा पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज करे गए हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से डैफोडिल से वो सब अपने सर को इधर उधर हिला रहे हैं। सर को हिलाने से मतलब क्या है, जब हवा चलती है तो कोई भी पेड़ अगर होता है तो वो पेड़ ऐसे ऐसे हवा के कारण हिलता है, और पोइट का कहना है कि वो बड़े मस्त तरीके से अपने सर को हिला रहे हैं। तो इस तरीके से ये येलो कलर के फूल है डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के फ्लावर्स है ये। तो कवि विलियम वर्ड्सवर्थ है वो नेचर का एक बहुत अच्छा यूज करता है इनके अंदर। और रोमांटिक एज की शुरुआत जो हुई थी वो यहीं से हुई थी। इनका जो जन्म हुआ था वो 1770 से लेकर 1850, यहां तक कि इनका जो लाइफ स्पेन रहा है वो 80 साल का रहा है। 80 ईयर्स, 80 साल तक जिए हैं ये। लेकिन इनका जो क्रिएशन था, और उस क्रिएशन का नाम क्या था, लिरिकल बैलेड। याद रखें 1798। और ग्रेड सेकंड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो याद रखें कि रोमांटिक एज की शुरुआत कब हुई थी, 1798 में हुई थी। एक क्रिएशन आया था लिरिकल बैलेड, किसने लिखा था, एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, इन दोनों ने लिखा था। अब इस पोएम के अंदर हम क्या देखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां से अगर मैं बात करूं तो विलियम वर्ड्सवर्थ आपको साफ साफ नजर आ रहे होंगे, और 1770 से लेकर 1850। देखो सबसे पहले इस जो पोएम का नाम था, इस पोएम का नाम था आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। स्टार्टिंग कैसे होती है, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मतलब ये कहना चाह रहा है पहले ये नाम था, उसके बाद ये 1807 में ये पहली बार पब्लिश होती है, पहली बार। सेकंड बार ये पब्लिश होती है 1815 में ये सेकंड बार पब्लिश होती है, सेकंड टाइम पब्लिश होती है भाई। शुरुआत में इसका नाम आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, लेकिन बाद में द डैफोडिल्स, इस पोएम का नाम द डैफोडिल्स होता है। तो ऐसे स्टार्टिंग होती है। अब मैं आगे आपको चलना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम यहां से बात करेंगे आगे। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड, ये पोएम कंपोज करी गई है भाई बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। किसके थ्रू कंपोज करी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू ये पोएम कंपोज करी गई है। पोएम का नाम क्या है यहां पर, द डैफोडिल्स। द डैफोडिल्स के फ्लावर्स है भाई ये, फ्लावर्स। किस तरीके का कलर होता है इनका, येलो कलर होता है, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 1770 एंड डाइड इन 1850। इनका जो जन्म हुआ था वो 1770 को हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1850 को हुई थी। ही बिकेम इंग्लैंड्स पोइट ल्यूरेट इन 1843। 1843 से ये राष्ट्र कवि थे इंग्लैंड के। 1843 से लेकर मैं बात करूं तो 1850 मान लीजिए आप, इनकी डेथ तक 1843 से लेकर 1850 तक ये पोइट ल्यूटरेट रहे थे। वर्ड्सवर्थ वॉज ए रोमांटिक पोइट, और इन्हीं को लेक पोइट कहा गया। क्या कहा गया इनको, लेक पोइट कहा गया। हालांकि इनके अलावा भी और को भी लेक पोइट कहा गया है, वो आपका मुद्दा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हमारे जो क्वेश्चन है जहां से आते हैं वो है नेट में, इनमें वो चीज़ आती है, हम डिस्कस करेंगे। तो यहां से ये बात समझ में आ गई होगी। वर्ड्सवर्थ वॉज ए रोमांटिक पोइट एंड ही वॉज लिटरेट 1843 टू 1850 टिल डेथ, मृत्यु तक रहे थे। एंड ही वॉज बॉर्न इन 1770 एंड डाइड इन 1850।
यहां से अगर मैं आपसे बात करूं और तो यहां से देखिए, द रोमांटिक एज 1798 टू 1850 बिगिंस विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड। दिस इज द क्रिएशन, लिरिकल बैलेड 1798 का क्रिएशन है, ग्रेड सेकंड वाले याद रखेंगे। वुड्सवर्थ वर्कड विद एस.टी. कॉलरिज ऑन द लिरिकल बैलेड। इसके अंदर ये जो लिखा गया था ये किसका था? एस.टी. कॉलरिज और प्लस वुड्सवर्थ की ये पोम थी लिरिकल बैलेड। इन दोनों ने मिलकर ये लिखा था आपका लिरिकल बैलेड। यहां से देखिए, ही वॉज ए मॉरलिस्ट, मिस्टिक, एस्केपिस्ट, टीचर, प्रीस्ट, वर्शिपर ऑफ नेचर एंड पैथिस्ट। वर्शिपर ऑफ नेचर, नेचर का पुजारी था विलियम वुड्सवर्थ। इन्होंने अपनी जितनी भी क्रिएशंस लिखी है उन सभी के अंदर नेचर के बारे में बताया है। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने नेचर के बारे में बताया, और हम पढ़ेंगे किस तरीके से इनका जो अट्रैक्शन था वो प्रकृति की तरफ जाता है। प्रकृति को ये अलग ही तरीके से देखते थे, हम और आप देख ही नहीं सकते। प्रकृति को ये मनुष्य मानते थे, प्रकृति को ये एक जिंदा आदमी की तरह देखा करते थे, उससे बात किया करते थे, उससे मिला करते थे प्रकृति से। विलियम वुड्सवर्थ। यहां से देखिए, अब मैं आपसे यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा। यहां देखिए, ही इज ऑल्सो नोन एज ए लेग पोइट। ये लेग पोइट के नाम से जाने जाते थे। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके, अगर आप नेट का एग्जाम देते हैं या फिर अदर तरीके का एग्जाम आप देते हैं, DSSB वाला एग्जाम देते हैं, तो ध्यान रखें कि ये जो लेग पोइट्स थे, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय फ्रांसिस जेफरी। देखो यहां से एक बात समझना कि जो लेग पोइट थी, ये टर्म दिया किसने था? किसने ये कहा था कि इनको लेग पोइट्स कहा जाएगा? लेग पोइट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ भी थे, मतलब इनके अलावा कोई और भी थे। ये टर्म देने वाले थे फ्रांसिस जेफरी। कौन थे? फ्रांसिस जेफरी। लो भाई, फ्रांसिस जेफरी थे ये। और ये फ्रांसिस जेफरी ऐसे थे जिन्होंने लेग पोइट टर्म दिया था। ठीक है, इसमें दिया था इन एडिनबर्ग रिव्यू, इस मैगजीन में दिया था। एडिनबर्ग रिव्यू मैगजीन थी, उसमें इन्होंने ये टर्म दिया था लेग पोइट्स। दिस टर्म वाज यूज्ड फॉर वुड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदी ए डिस्यू वे ऑफ रिडिकुलियस। स्पेशली ये जो टर्म यूज करी गई थी वो एस.टी. कॉलरिज के लिए, साउदी के लिए और विलियम वुड्सवर्थ के लिए यूज करी गई थी लेग पोइट्स। फ्रांसिस जेफरी ने इसको इस टर्म को दिया था। विलियम वर्ड्सवर्थ को लेग पोइट्स के नाम से भी, लेग पोइट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लेग पोइट्स में आपको स्पेशली कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ और साउदी यहां से देखने को मिलते हैं। यहां पर देखिए, मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक बात कही है कि वुड्सवर्थ इज ऑल्सो एज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है कि विलियम वुड्सवर्थ जो थे हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर थे। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर यानी कि नेचर के पुजारी थे, एक बहुत बड़े पुजारी थे प्रकृति के। ये बात मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने कही है। किनके बारे में कही है? विलियम वुड्सवर्थ के बारे में कही है। इसके बाद यहां से देखिए, Wordsworth was a mystic. He believed that there is an everlasting bond of love and sympathy between man and God and nature. And this realization made him confident that there is some heavenly bliss in every object of God's creation. भगवान के द्वारा बनाई गई चीज से बहुत प्रेम किया करते थे, उसमें भी नेचर एक था। इट इज द वेरी बिग एंड द डीप बॉन्ड। ये काफी एक गहरा बॉन्ड था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहां तक हमें नहीं देखना है। अब यहां पर आ जाइए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। यह टेक्स्ट है पोम का, और पोम का टेक्स्ट क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले मैं वो भी बात कर लेता हूं आप लोगों से। आ जाइए, देखो इस जो पोम, ये जो खास बात क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें एक स्टेंजा के अंदर 6 लाइन्स है। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हम कह सकते हैं कितनी लाइन है? 6 लाइन्स है भाई। और 6 लाइन्स के कितने स्टेंजा है? 4, यानी टोटल लाइन्स कितनी है? 24 लाइन्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आता है, पूछा गया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में यह पूछा जा सकता है कि विलियम वुड्सवर्थ के द्वारा जो पोम दी गई थी अपने सिलेबस में, दैट इज द डैफोडिल्स, हाउ मेनी लाइन्स आर यूज्ड, इसके अंदर कितनी लाइन्स है? 24 लाइन्स है। एक जो स्टेंजा है कितनी लाइन का है? 6 लाइन्स का है। ये जो 4 लाइन्स है ये क्वार्ट्रांस है, क्वार्ट्रेंस, 4 लाइन का क्वार्ट्रेंस बोलते हैं। और जो 2 लाइन है ये कपलेट है, एक कपलेट है। क्या है? एक कपलेट है। इसका मतलब एक स्टेंजा है और एक स्टेंजा के साथ में एक कपलेट लगा हुआ है। 6 लाइन्स इंटू 4 स्टेंजाज, 6 इंटू 4 24 लाइन्स, फर्स्ट क्वार्ट्रेंस एंड एक कपलेट।
अगर इसकी हम अगर राइम स्कीम की बात करें तो यहां से देख ले, बनाते हैं क्लाउड ए, हिल्स बी। क्राउड, देखो क्राउड सेम साउंड है तो इसको भी सेम साउंड को सेम नाम। अगर मैं क्लाउड को ए देता हूं, हिल्स को मैंने बी दे दिया, तो क्राउड को मैं वापस क्या दूंगा, ए। और डेफोडिल्स, हिल्स डेफोडिल्स को क्या दिया मैंने, बी। ए बी। ट्रीज, इसको मैंने सी दे दिया, एंड ब्रीज, इसको मैंने सी दे दिया। इसका मतलब मेरे पास जो राइम स्कीम निकल के आई है वो राइम स्कीम क्या है, ए बी सी। यहां लिख देता हूं राइम स्कीम, ए बी सी, ये इसकी राइम स्कीम है। आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है ये पोम। पूछा जा सकता है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो द डैफोडिल्स है वो कौन से मीटर में लिखी गई है, तो याद रखें आइम्बिक टेट्रामीटर में वो लिखी गई है। इसमें और क्या बताता है, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। जो पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ है वो कह रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ, आई वेंडर्ड का मतलब होता है बिना मतलब ही, इधर ही बिना काम ही घूमना, रोम भटकना गलियों में बिना किसी मतलब के। तो ये कह रहा है कि आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह घूम रहा था, इधर उधर जा रहा था, बिना मतलब ही डोल रहा था, किसकी जैसे, बादल की तरह। यहां पर सिमिली यूज हुआ है क्योंकि यहां एज आया है, और आई वेंडर्ड, आई का कंपैरिजन क्लाउड के साथ किया गया है, इसलिए यहां पर मैं सिमिली यूज हुआ है ये बोल सकता हूं। अच्छा जो लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच है वो इसमें यूज हुआ है। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं लोनली बिल्कुल सुनसान अकेला, जिस तरह से बादल आसमान में अकेले घूमते रहते हैं, जिस तरह से बादल बिना मतलब हवा के झोंकों के साथ इधर उधर जाते रहते हैं, उसी प्रकार से सेम आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं भी बिल्कुल बादलों की तरह अकेला घूम रहा था। लोनली एज अ क्लाउड, बिल्कुल अकेला सुनसान मजे से। फिर कहता है दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। कहां घूम रहा था मैं फ्लोट्स, तैर रहा था, जिस तरीके से बादल तैरते हैं, लगता है कि बादल तैरते हुए इधर उधर जा रहे हैं, सेम वैसे ही हाई वेल्स एंड हिल्स, मैं घाटियों में, कहीं पहाड़ियों में, बादलों की जैसे जिस तरह से बादल घूम रहे थे सेम वैसे ही मैं घूम रहा था। लोनली एज ए क्लाउड, बिल्कुल घाटियों में और पहाड़ियों में ऊंचे और ऊंचे तरीके से मैं बिना मतलब इधर उधर घूम रहा था। तभी घूमते घूमते व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, व्हेन जभी, ऑल एट वंस अचानक से, आई सो ए क्राउड, मैंने देखी एक भीड़, आई सो मैंने देखा एक भीड़। विलियम वर्ड्सवर्थ एक भीड़ देखता है, किसकी, देखिए, आई सो ए क्राउड ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। आई सो ए क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी। होस्ट कौन होता है, जैसे गेस्ट अपन होस्ट, मेजबान करने वाले, या फिर ग्रुप भी बोल सकता हूं मैं, मेजबान, या फिर मैं बोल सकता हूं ग्रुप। इसका मतलब दो मीनिंग है। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे कलर के डैफोडिल्स देखे भाई मैंने, सुनहरे कलर के डैफोडिल्स का एक ग्रुप देखा। आई सो ए क्राउड, मैंने देखी एक भीड़, किसकी, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मतलब सुनहरे कलर के डैफोडिल्स के फ्लावर्स देखे। यहां पर गोल्डन से मतलब क्या है, गोल्डन से मतलब है सुनहरे कलर के, इसका मतलब येलो कलर का। उसका पूछा जाए कौन सा कलर था डैफोडिल्स का, तो आपको मानना है येलो कलर था डैफोडिल्स का। तो येलो कलर के डैफोडिल्स मैंने देखे। कहां पर, यहां पे देखो, आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, व्हेन ऑल at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, एक गोल्डन डैफोडिल्स का मैंने होस्ट देखा, एक ग्रुप देखा, जिसे मेजबानी कर रहे थे, मेरे स्वागत में खड़े हुए थे। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Beside the lake, झील के बगल में, beneath the trees, पेड़ के नीचे, फ्लैटरिंग, वो इधर उधर फ्लैटरिंग कर रहे थे, टहनियां जो थी वो इधर उधर हो रही थी, एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो हवा में डांस कर रहे थे। आई सो ए क्राउड आई सो ए क्राउड ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स,
मैंने गोल्डन डेफोडिल्स का एक ग्रुप देखा, वो फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो हवा के कारण कभी इधर कभी उधर घूम रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि डेफोडिल्स काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो ये अपना पहला स्टेंजा था जो हमने यहां से देखा है। यहां पर देखो पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। वो हवा में डांस कर रहे थे, वो नाच रहे थे। हम इसके फिगर ऑफ स्पीच बाद में एक साथ देख लेंगे। फिलहाल आप पोएम पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो एक बार पोएम अपनी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद पर्सोनिफिकेशन जब देखेंगे तो उनके बाद रिवीजन करेंगे पोएम का, उस टाइम पे हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर आ जाइए। अब देखो क्या देखता है पोइट देखता है कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। This is the best comparison of William Wordsworth which was used in this poem. विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहा है कि जिस तरीके से आसमान में दूर दूर तक तारे चमकते रहते हैं, आकाश गंगा में जब हम नजर उठाकर देखते हैं तो दूर दूर तक तारे चमकते रहते हैं, सेम ऐसे ही दूर दूर तक मुझे डैफोडिल्स के फ्लावर्स नजर आ रहे थे जैसे आसमान में तारे नजर आते हैं। तो कंटिन्यूअस लगातार, एज द स्टार्स तारों की जैसे, दैट साइन जैसे तार चमकते हैं, तारे चमकते हैं, एंड ट्विंकल वो टिमटिमाते रहते हैं, ऑन द मिल्की वे आकाश गंगा में। मिल्की वे यानी आकाश गंगा, जैसे आकाश गंगा में दूर दूर तक तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, वैसे ही सेम दे स्ट्रेच्ड, दे मतलब कौन, डैफोडिल्स, दे स्ट्रेच्ड यानी डैफोडिल्स, स्ट्रेच्ड यानी फैलना, क्या होता है इसका मतलब, फैलना। दे स्ट्रेच्ड वे फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी भी खत्म नहीं होने वाली लाइन की जैसे। जहां जहां तक नजर आ रही थी गोल्डन डैफोडिल्स नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। ऐसे लाइन की लाइन नजर आ रही थी डैफोडिल्स की और ऐसा महसूस हो रहा था कि ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी भी खत्म नहीं होने वाली लाइन की जैसे डैफोडिल्स दूर दूर तक नजर आ रहे थे। कैसे, जिस प्रकार से आकाश गंगा में जो तारे हैं वो टिमटिमाते रहते हैं, आसमान में जो तारे होते हैं वो बिल्कुल चमचमाते रहते हैं, सेम वैसे ही कहां पर, अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, घाटी का जो किनारा था उसके सहारे सहारे, भाई जैसे मान लीजिए ये घाटी है, उसके सहारे सहारे डैफोडिल्स, नेवर एंडिंग लाइन, कभी भी खत्म नहीं होने वाली लाइन के साथ साथ दिखाई दे रहे थे। कौन, डैफोडिल्स के फ्लावर्स, इसके फ्लावर्स, डैफोडिल्स के फ्लावर्स। फिर देखिए आगे, 10,000 सो आई एट ए ग्लांस, ग्लांस का मतलब होता है झलक, एक देखो 10,000 यानी 10,000, सो आई एट ए ग्लांस, एक ही झलक में कितने नजर आ रहे थे, 10,000 डैफोडिल्स के फ्लावर्स नजर आ रहे थे। ये हाइपरबली है, एक्सेजरेशन यूज हुआ है यहां पर। सो आई सो एट ए ग्लांस होना चाहिए था वर्ब, ये वर्ब पे बाद में आनी चाहिए थी, आई पहले आना चाहिए था। इसे कहते हैं इन्वर्जन, क्या कहते हैं इसे, इन्वर्जन। तो इस पोएम के अंदर इन्वर्जन का काफी यूज हुआ है। सो आई एट ए ग्लांस, भाई एक ही झलक में 10,000 10,000 डैफोडिल्स के फ्लावर्स नजर आ रहे थे, जो हवा में वो फ्लटरिंग कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में दूर दूर तक आकाश गंगा में तारे नजर आते हैं, सेम वैसे ही वो डैफोडिल्स दूर दूर तक फैले हुए थे, नेवर एंडिंग लाइन, कभी भी खत्म नहीं होने वाली लाइन में। ऐसे लग रही थी ये लाइन कभी भी खत्म ही नहीं होती। यहां पर भी नेवर एंडिंग लाइन, एक्सेजरेशन यूज हुआ है, हाइपर बली यूज हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच में उनकी बात निश्चित रूप से करूंगा आपसे, लेकिन वो बाद में। अभी हम पोएम के टेक्स्ट पे फोकस करते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ साथ ही हम क्या करेंगे, इसके फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। 10,000 सो आई एट ए ग्लांस, भाई एक ही झलक में 10,000 डैफोडिल्स के फ्लावर्स देखे, टॉसिंग दियर हेड्स, क्या कर रहे थे वो डैफोडिल्स, टॉसिंग हिला रहे थे, दियर हेड्स उनके सर को, हवा चल रही थी तो वो ऐसे 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 हो रहे थे।
पोइट इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है पोइट कि वो अपने ऐसे ऐसे अपने सर को हिला रहे हैं, टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। वो बड़ी ऊर्जा के साथ में, बड़े एंजॉय के साथ में, फुल एक्साइटमेंट के साथ में वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अपनी अपने दियर हेड से हिलाकर, मूवमेंट करवाकर। जबकि एक्चुअल बात क्या थी, हवा के कारण कोई भी पेड़ हो ऐसे ऐसे होते रहते हैं। सरसों का खेत जब हम देखते हैं हवा चलती है तो पीले पीले फूल होते हैं, वो ऐसे करते हैं। सेम वही डैफोडिल्स के फ्लावर्स होते हैं। अभी मैं आपको फोटो भी बताऊंगा। तो ये अपना सेकंड स्टेंजा था जो हमने टेक्स्ट को देखा है। फिर हम थर्ड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. A B A B C C. क्या बोला मैंने? A B A B C C. A B A B C C. ये क्या कहता है, ध्यान सुनो। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. वाह भाई वाह, क्या बात कही है। The waves beside them, अब भाई जो पास में जो बे था या पास में एक तरीके से जो नदी थी, जो रिवर थी, वो नदी आपने देखा होगा ना, कभी कोई भी नदी होती है, हवा चलती है तो उसकी लहरें आती है, ऐसे 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 लहरें चलती है, लहरें ऐसे ऐसे चलती है। तो ऐसे लग रहा था कि जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो भी डांस कर रही है भाई फूलों के साथ साथ। ये कह रहा है द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, उन डैफोडिल्स के फ्लावर्स के बिसाइड, बगल में, द वेव्स जो लहरें थी, वो लहरें भी क्या कर रही है, डांस्ड। द वेव्स बिसाइड देम, उन डैफोडिल्स के फ्लावर्स के बगल में वो लहरें भी डांस कर रही थी। अब लहरें भी डांस कर रही है, डैफोडिल्स के फ्लावर्स भी डांस कर रहे हैं। अब कौन हारता है दोनों के डांस में? बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, बट दे, लेकिन वे कौन? जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स है। क्वेश्चन बन सकता है दे किसके लिए यूज हुआ है? द डैफोडिल्स फ्लावर्स के लिए यूज हुआ है। तो बट दे, लेकिन वे जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे, आउटडिड, वो हरा देते हैं द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, द स्पार्कलिंग, चमचमाती हुई जो लहरें थी, इन ग्ली, हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ जो लहरें थी, वो पानी चमकता हुआ दिखाई देता है, आपको पता हो तो। इसलिए कहा गया है कि जो लहरें थी चमकती हुई थी, अपनी खुशी में डांस कर रही थी। डैफोडिल्स के फ्लावर्स ने उनको हरा दिया, डांस में उनको हरा दिया। अ पोइट कुड नॉट, अब यहां से देखो, यहां तक की बात कंप्लीट हो गई। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जैकेंड कंपनी। ये कह रहा है भाई, अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, एक कवि गे, खुश होए बिना नहीं रह सकता इस दृश्य को देखकर, इस सारा सीन को देखकर एक पोइट खुश होए बिना नहीं रह सकता। इन ए सच ए जैकेंड कंपनी, हैप्पी, जो ये हैप्पी चीजों के कंपनी यानी साथ। अब किसके साथ है भी कवि? पोइट अभी साथ में है इस दृश्य के। लहरों को लहरें चमचमाती हुई डांस कर रही है, डैफोडिल्स के फ्लावर्स भी चमचमाते हुए डांस कर रहे हैं, लेकिन डैफोडिल्स के फ्लावर्स उन वेव्स को हरा देते हैं डांस में। इस दृश्य को देखकर, इसी कंपनी का सपोर्ट पाकर, इस कंपनी का साथ पाकर, इस हैप्पी मोमेंट, हैप्पी सीन को देखकर कवि खुश होए बिना नहीं रह सकता। कौन है जो खुश होए बिना नहीं रह सकता इस दृश्य को? कवि काफी खुश होता है इस चीज को देखकर। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। आई गेज्ड, मैं देखा घूरा दृश्य को। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं उस दृश्य को देखा, उस दृश्य को और देखा, दोबारा देखा, तिबारा देखा। बट लिटिल थॉट, मेरे विचार में कुछ नहीं आया, लेकिन उस टाइम पे मैं उस दृश्य को देख रहा था, मैं बड़ा खुश हो रहा था, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन
बस मैं खुश हो रहा था बहुत, क्या दृश्य है, कितना बढ़िया, क्या सीन है। लेकिन मेरे दिमाग में उस वक्त कुछ नहीं आया था। वॉट वेल्थ, कि ये क्या नहीं आया था, बिल्कुल भी ये नहीं आया था। वॉट वेल्थ, कि भाई ये धन, ये संपदा, संपदा द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये सीन मेरे लिए कितना बड़ा धन दौलत लेकर आया है। ये मेरे लिए प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। उस टाइम मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई थी कि ये चीज़ मेरे लिए इतनी इतनी बड़ी होगी, इतनी रिच होगी, इतनी वेल्दी होगी। ये बात कौन बोलता है? विलियम वर्ड्सवर्थ। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं देखा और देखा, दोबारा देखा, तिबारा देखा, बट लिटिल थॉट, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया कि ये कितनी बड़ी धन दौलत लेकर आया है मेरे लिए ये सीन। क्यों? देखते हैं आगे। फॉर ऑफ्ट वैन ऑन माई क्लाउच आई लाई, कवि ये क्यों कहता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा धन दौलत लेकर आया है? भाई ये लोग आ गए घूम के, किसके साथ गए थे? अपनी सिस्टर के साथ गए थे। मैं इसकी भी आपसे बात करूंगा, काफी बड़ी बात होगी अभी तक, अपनी ध्यान रखना। तो ये अपनी सिस्टर के साथ जब घूमने गए थे तो वहां पर इन्होंने ये सारे सीन को देखा, ये देखकर वापस आ जाते हैं। अब ये जो पोएम लिखते हैं ये बाद में लिखते हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कब लिखी गई। फॉर ऑफन, अक्सर, वैन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं मेरे बिस्तर में लेटा रहता हूं, अक्सर जब मैं मेरे बिस्तर में लेटा होता हूं, इन वैकेंट, बिल्कुल खाली, और इन पेंसिव मूड, और बिल्कुल थॉटफुल मुद्रा में, जब मेरा दिमाग विचार मग्न रहता है तब, और मैं बिल्कुल जब खाली, अगर मेरे माइंड में बहुत सारे विचार हैं और मैं अपने काउच यानी अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर लेटता हूं, जब तो ये कह रहा है कि फॉर ऑफन, अक्सर, वैन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने काउच पर लेटा हुआ होता हूं, इन वैकेंट, बिल्कुल खाली होकर, या फिर इन पेंसिव मूड, विचारा मग्न स्थिति में, जब मेरे माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, जब मैं अपने काउच पर लेटा रहता हूं, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, दे फ्लैश, अचानक से वो चमकते हैं। कौन? डैफोडिल्स के फ्लावर्स। अचानक से दे फ्लैश, वो चमकते हैं, दैट इनवर्ड आई, मेरे आंतरिक आंखों में, मेरे मन में। आंतरिक आंखों से इनवर्ड आई का मतलब मन की बात करता है। जब मैं कभी भी एकदम खाली लेटा रहता हूं बिस्तर में, या फिर मैं कुछ विचार सोचता रहता हूं, तो अचानक से वो जो डैफोडिल्स के फ्लावर है वो चमकते हैं मेरी मेमोरी में, मेरे दिल में, मेरे मन में उनकी याद आती है अचानक से। Which is the bliss of solitude, which is the bliss of solitude। वो कहता है कि कितना bliss था of solitude, यानी एकांत में भी कितना आनंद है। वो जब अकेला रहता है तो उसको कितना बड़ा आनंद मिलता है उस दृश्य को याद करके, डैफोडिल्स के फ्लावर्स को याद करके, उनके इधर उधर टॉजिंग हेड्स को याद करके, डैफोडिल्स के फ्लावर चमचमाते हुए उनको याद करते, उन लहरों को याद करते हुए, इन सब चीज़ों को वो देखते हैं। विच इज द ब्लीस ऑफ सॉलिट्यूड, वो आनंद है सॉलिट्यूड का। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, और जैसे ही मुझे उन डैफोडिल्स की याद आती है, उन डैफोडिल्स की याद आती है, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, मेरा जो दिल है वो प्लेजर फील्स, आनंद से भर जाता है उन दृश्य, जैसे ही मेरे मन में वो दृश्य याद आते हैं। तो मेरे मन में जैसे ही वो याद आते हैं तो मेरा मन, दिल का मतलब यह मन है, खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा मन भी डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। ऐसा लगता है जैसा मेरा मन भी डैफोडिल्स के साथ क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। तो इस पोएम का टेक्स्ट हमने यहाँ से पढ़ा है। आगे हम इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम बात करेंगे, और इसको आप आज एक बार रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हम बाकी की चर्चा हम कल की क्लास में करते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड की क्लास है, रेगुलर होएगी, हो सकता है टाइम चेंज हो जाए लेकिन रेगुलर रहेगी। आप अगर तैयारी करते हैं और अगर आप मेरे पास ग्रुप में ऐड नहीं है तो भाई ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप बोल दें कि सर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं और इस ग्रुप में हमें ऐड कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो या तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बेल आइकन नहीं दबाया होगा, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। ग्रेड सेकंड की क्लासेस मेरी चल रही है। शशि देशपांडे अपने को करवाना बाकी है, उससे पहले मैंने 7-8 राइटर आपको करवा दिए, इंडियन राइटर,
ठीक है, कोई बात है आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड हो। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी कि सर सेकंड ग्रेड स्पेशल करते हैं तो सेकंड ग्रेड के ग्रुप में ऐड कर दो, और सर फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड के ग्रुप में ऐड कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।